सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और साथ में दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मिलती रहे हमारी सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई के अंदर जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो आपका सिलेबस है, जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेसी से 9 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उनके अंदर जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो रीडिंग का जो चैप्टर है, रीडिंग स्किल्स यानी कि आपकी पढ़ने की जो कला है, उसको परखने के लिए इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो किस तरह के जो है आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को उठाया है दोस्तों, और इन क्वेश्चन से जो है पहले भी एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रीडिंग इज़ यूजफुल बिकॉज इट। रीडिंग जो है यूजफुल है क्योंकि ये गिव्स इंफॉर्मेशन, गिव्स एंजॉयमेंट, प्रिपेयर अस फॉर सेल्फ एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, वो हमें इंजॉय भी करते हैं, और उससे हम जो है सेल्फ प्रिपेयर भी होते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट ओपन्स द गेट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के जो गेट हैं वो कैसे ओपन हो सकते हैं? सुनकर, स्पीकिंग बोलकर, रीडिंग पढ़कर, या फिर लिखकर, राइटिंग करके। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जानकारी के, हमारी नॉलेज के जो और भी द्वार हैं वो खुलते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट ए राइटिंग और प्रिंटेड सिंबल एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू एप्रोप्रिएट साउंड। इसमें कहा गया है कि कुछ जो है प्रिंटेड जो है वर्ड हैं उनको देखना और साउंड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका रीडिंग। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी बुक को देखते हैं, उसे समझते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और उसको रीड करते हैं, तो आपका जो प्रोसेस होता है वो रीडिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा तीसरे प्रश्न का डी सही होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, आई स्पैन। आई स्पैन क्या होता है दोस्तों? आई स्पैन का मतलब है शेप ऑफ द आई, कलर ऑफ द आई, द नंबर ऑफ वर्ड्स रीड इन वन कंप्लीट मोमेंट। तो आई स्पैन का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें क्या है कि आई स्पैन का मतलब है कि आप एक बार में जब किसी बुक को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ड को कवर कर पाते हैं। ठीक है, कितने वर्ड को आप एक बार में पढ़ पाते हैं, वो आपका आई स्पैन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो सही है। मैं यहाँ पर जो है बी सी लिखना था, यहाँ पर बी लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन जो हमारा सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी मूव्स अलोंग विद द प्रिंटेड और रिटन सिंबल अक्रॉस द पेज। तो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो रिटन यानी कि लिखे हुए सिंबल्स के अनुसार पेज पर जो है मूव करता है? तो वो होती है हमारी आंखें। क्योंकि जब पेज पर जब हमें कुछ पढ़ना होता है, हमारी आंखें जो है मूवमेंट करती हैं लेफ्ट से राइट। हम जब पढ़ते हैं तो आंखें जो है ऊपर से नीचे पेज पर जो है इंफॉर्मेशन को ढूंढती है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीडिंग। पढ़ने का जो सबसे पढ़ने की जो फ़ायदे होते हैं वो पूछे गए दोस्तों। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीडिंग, तो पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? दैट इट शुड बी मीनिंगलेस, दैट इट शुड बी हेल्पलेस, दैट इट शुड बी पर्पसफुल, दैट इट शुड बी अफर्टलेस। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उस पढ़ने का जो है हमारा कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीडिंग इज बेस्ड ऑन। रीडिंग जो है किस पर आधारित है? कलर्ड इंक, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, राइटिंग टूल, या फिर कंप्रिहेंसिव। रीडिंग जो है दोस्तों वो कंप्रिहेंसिव पर आधारित है। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हम कितना याद रख पाते हैं, तो उस पर आधारित है हमारी पढ़ने की कला। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग आर। पढ़ने की अलग अलग स्टेजेस कौन सी हैं? लेटर रिकग्नाइजेशन, टीचिंग थ्रू नो ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज गेम्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जब हम कोई लेटर पढ़ते हैं तो उसको समझते भी हैं। ठीक है, टीचिंग थ्रू नो, जब हम कोई बात जानते हैं पहले से, उनके माध्यम से हम कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लिंकिंग मेमोरी ट्रिक,
ठीक है। तीसरा है लैंग्वेज गेम्स, जब आप कोई गेम खेलते हैं, गेम में आप कोई बात पढ़ रहे हैं तो वह भी आप जो है कुछ रीड कर रहे हैं। अगला है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी चीज़ें जो है शामिल होती हैं आपकी पढ़ने की कला को बेहतर बनाने के लिए, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है द सेकेंड स्टेज ऑफ रीडिंग इज रिलेटेड टू। पढ़ने की जो दूसरी स्टेज है वो किससे संबंधित है? प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। जो पढ़ने की जो दूसरी स्टेज होती है दोस्तों, उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और इंटोनेशन ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि आप जो है जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन है। स्ट्रेस का मतलब है कि कुछ वर्ड बहुत लेंथी होते हैं, तो उन लेंथी वर्ड को आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, उन्हें अलग अलग तोड़कर पढ़ रहे हैं या फिर एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वो आपका स्ट्रेस कहलाता है। इंटोनेशन होता है दोस्तों कि कभी कभी जो है वर्ड जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय किसी सेंटेंस में आपकी आवाज़ ऊंची होती है तो किसी में कम होती है, वो आपका इंटोनेशन कहलाता है। ठीक है, चेंज ऑफ पिच ऑफ वॉइस जिसे हम कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड। लेटर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है दोस्तों? सेंटेंस, फेज, वर्ड या फिर लेटर्स। लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों वो हमारा वर्ड होता है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है, क्योंकि लेटर्स से मिलकर जो है एक वर्ड बनता है। अगला प्रश्न है द कॉज ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम्स आर। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं तो किस तरह की आपके सामने प्रॉब्लम आती हैं? इरेगुलरिटी इन इंग्लिश स्पेलिंग, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, अनफैमिलियरिटी ऑफ साउंड्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आती हैं। ठीक है, मतलब हम जब बोलते हैं तो इंग्लिश की हम स्पेलिंग सही नहीं बोल पाते, साइकोलॉजिकली डिफ़िकल्टीज, हमारे कुछ मंदबुद्धि, कुछ व्यक्ति जो है सही तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ठीक है, अनफैमिलियरिटी ऑफ साउंड्स, आप सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं वर्ड्स को, तो ये सभी समस्याएं होती हैं जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है 12वां, रीडिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल बिकॉज ऑफ। रीडिंग जो है पढ़ना एक इम्पोर्टेंट स्किल है क्योंकि इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी, डूइंग सब जॉब्स या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक ऑप्शन हमने लिखना रह गया है, तो प्रश्न क्या है? रीडिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल बिकॉज ऑफ। रीडिंग जो है एक इम्पोर्टेंट स्किल है क्योंकि प्रैक्टिकली जो है इसका यूज़ होता है। ठीक है, बहुत से काम ऐसे होते हैं जहाँ पे इसका यूज़ होता है। मान लीजिए आपको जो है स्टेज पर होस्टिंग के लिए बिठा दिया जाए, तो आपको जो है वहाँ पर भाषण देना पड़ सकता है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो है रीडिंग स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगला है 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, रीडिंग नीड्स। जब आप पढ़ते हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ए स्पीकर, ए लिसनर, ए बुक या फिर एक टीचर। जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बुक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि स्पीकर तो सिर्फ जो है बात करने के लिए होता है, लिसनर के साथ हम बात कर सकते हैं, टीचर के साथ हम बात भी कर सकते हैं, उनकी सुन भी सकते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि हम किताब से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां क्वेश्चन, रीडिंग इज़ बेनिफिशियल बिकॉज। रीडिंग जो है लाभदायक है क्योंकि इट गिव्स प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करवाता है। इट इज़ गेटवे ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज के द्वार खोलता है। इट एनरिचेस द रीडर्स वोकेबलरी। ठीक है, जो पढ़ने वाला है उसकी वोकेबलरी को मजबूत करता है। ठीक है, और ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो रीडिंग के जो फ़ायदे हैं ये सभी फ़ायदे होते हैं दोस्तों जब हम पढ़ते हैं बुक्स को, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है द स्किल विच डेवलप्स द कंप्रीहेंशन पावर इज। कंप्रीहेंशन पावर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों? जब हम रीडिंग करते हैं, बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो हमारी जो कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया और उस पैराग्राफ में से आपको कितनी बातें याद हैं, वो आपकी कंप्रीहेंशन पावर कहलाती है। ठीक है, तो ये जो पावर है केवल रीडिंग स्किल के माध्यम से जो है पाई जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 16वां, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ रीडिंग इज। पढ़ने का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है वो क्या है?
टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स, टू रीड विद गुड एक्यूरेसी, टू डेवलप द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो और डी है हमारा ऑल मेंशन्ड अबव। ये चारों के चारों चीज़ों की जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट होती है जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को रीड करते हैं। कैसे? द लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पहला हमें वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही करना चाहिए, इज को इज और दी को दी बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टू रीड गुड एक्यूरेसी, हमें सही स्पीड और फ्लो के साथ पढ़ना चाहिए ताकि जो हमारे श्रोता हैं, जिन्हें हम बात बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कुछ भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से वो बात सुनाई दे और समझ में आए। तीसरा, टू डेवलप द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको अभी भी बताया, हमारी समझने की जो पावर है उसको विकास करने के लिए भी हमें जो है रीडिंग की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 17वां, रीडिंग प्रोवाइड अस, जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लीजर, हेल्थ रिक्रिएशन, इंक्रीमेंट ऑफ वोकेबलरी और ऑल ऑफ दिस। दोस्तों तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें सुकून मिलता है, यानी कि प्लीजर। हेल्थी रिक्रिएशन, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो वोकल गले की जो मसल्स होती हैं उनकी जो है एक्सरसाइज होती है, तो वोकल एक्टिविटी होने के कारण जो है हमारा गला साफ रहता है, ठीक है। तीसरा, इंक्रीमेंट ऑफ वोकेबलरी, हमारी वोकेबलरी अच्छी होती है, हम ज़्यादा लंबे वर्ड्स को जो है सही तरीके से बोलना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 18वां, ब्रेकिंग द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद सिलेबल हेल्प अस, जब आप लॉन्ग और डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल वर्ड को छोटे पार्ट्स में तोड़कर बोलते हैं तो उससे हमें किस प्रकार की मदद मिलती है? इन डूइंग समथिंग न्यू, इन ईजी लर्निंग, इन कीपिंग बिजी, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इन ईजी लर्निंग और इन ईजी रीडिंग, कुछ किसी चीज़ को पढ़ने में और सीखने में, दोनों में जो है हमारी मदद करते हैं सिलेबल जब हम वर्ड्स को तोड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर दोस्तों जो है इन इजी लर्निंग की जगह आप इन इजी रीडिंग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एल की जगह जो दोस्तों रीडिंग आएगा, READING, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि जब आप वर्ड्स को पढ़ते हो और उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सही तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आप इजीली तरीके से उन्हें पढ़ पाते हो, ठीक है। अगला 19वां क्वेश्चन है, द लेटर विच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड वाइल रीडिंग इज कॉल्ड, उस शब्द को हम क्या कहते हैं जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो साइलेंट रहता है, तो उसे हम क्या कहें दोस्तों? उसे हम साइलेंट लेटर ही कहते हैं। जैसे कि नॉन, KNOWN, नॉन हम बोलते हैं तो KNOWN, तो नॉन बोलते समय न से जो है वर्ड स्टार्ट होता है, लेकिन असल में वो वर्ड अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के से स्टार्ट होता है, तो के हमारा साइलेंट हो जाता है। 20वां प्रश्न है, लेटर्स एंड देयर साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज आर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर और उनके साउंड क्या हैं? सिमिलर हैं, एक समान हैं, मिलते जुलते हैं, एग्जैक्टली लाइक हैं, या फिर नॉट एग्जैक्टली, एक जैसे नहीं हैं, वी कैन नॉट से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो इंग्लिश के अंदर जो वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका साउंड, ठीक है, उनका साउंड और उनकी शेप, ठीक है, उनका साउंड और शेप जो है अलग अलग होते हैं। कैसे? नॉट एग्जैक्टली अलाइक, मतलब एक जैसे नहीं होते। जैसे सी है, सी को हम वैसे तो हिंदी में अगर हम लिखें तो सी लिखेंगे, लेकिन सी को हम कै भी लिख सकते हैं, सी को हम CH लिख कर च के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेटर जो होते हैं वो इंग्लिश साउंड के अंदर जो है एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 21वां प्रश्न दिया है, स्पीडी रीडिंग गिव्स राइज टू, जब आप स्पीडली पढ़ते हैं किसी चीज़ को तेज़ी से तो क्या होता है? इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड, फास्टर स्पीड, लोकेटिंग क्विकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड। आपकी जो पढ़ने की स्पीड है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वो अच्छी होती है। अगला प्रश्न दिया है 22वां, साइलेंट रीडिंग मीन्स, जब आप साइलेंट होकर पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? नो फिंगर मूवमेंट, नो आई मूवमेंट, नो हेड मूवमेंट, या फिर स्पीचलेस रीडिंग। तो वो आपकी स्पीचलेस रीडिंग होती है जिसमें आप कुछ भी नहीं बोलते हैं,
जब आप लाइब्रेरी में बैठे होते हैं तो आप स्पीचलेस रीडिंग करते हैं, यानी कि उस समय आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, आप साइलेंट होकर पढ़ रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23। स्कीमिंग एक प्रकार है रीडिंग का। स्कीमिंग जो है एक रीडिंग का प्रकार है, ठीक है। स्कीमिंग का मतलब क्या है पूछा गया। तो स्कीमिंग का मतलब होता है दोस्तों ऑब्टेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ के उनसे जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, तो वो आपका स्कीमिंग कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 24वां प्रश्न दिया है, वन ऑफ द बेस्ट वे टू टेस्ट ग्रास्पिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। विद्यार्थियों की ग्रास्पिंग पावर को चेक करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कंपोजिशन, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन और क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि कंप्रीहेंशन क्या होता है दोस्तों, जिसमें आपने देखा होगा, आपने कभी एग्जाम दिया होगा, पेपर में आपके कंप्रीहेंशन आते हैं। उस कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो कंप्रीहेंशन क्या होता है कि जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ते समय कितनी नॉलेज को ऑब्टेन कर रहे हैं, उस पर जो है आपकी कितनी पकड़ है, क्या आपको उस पैराग्राफ को पढ़ते समय उसकी तरफ ध्यान भी था या नहीं। तो ग्रास्पिंग पावर उसे कहते हैं कि किसी चीज़ को पढ़ते समय उस विद्यार्थी की उस पर पकड़ कितनी है, वो कितनी अच्छी तरीके से ध्यान से उस चीज़ को पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 25। द सेंटेंस गिव्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड। जब सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ हो तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे। दोस्तों आपने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में सुना होगा। जब हम कहते हैं कि राम सेड दैट, कि राम ने ये कहा था, तो बाद में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। और जो पहले आती है दैट से पहले, वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया है 26वां। द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग आर जनरली कॉल्ड। ऐसे वर्ड जो मीनिंग उनका सेम नहीं होता लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन, जब हम उन्हें बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन उनका एक समान है परंतु उनका असल में मीनिंग अलग अलग होता है। तो ऐसे वर्ड को हम कंफ्यूज्ड वर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे डाई और डाई, डी आई ई, डाई मैंने मरना, और डी वाई ई, डाई का मतलब होता है दोस्तों आपके कपड़ों को रंगना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 26वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, ए डिस्प्लेड सीट विद अनाउंसमेंट, इंटीमेशन, वार्निंग, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन ईटीसी आर कॉल्ड। एक डिस्प्ले सीट है जिसके साथ है वो अनाउंसमेंट भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है, या फिर फॉर्मल कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी जो है बयान हो सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नोटिस कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक नोटिस कहते हैं। कि नोटिस बोर्ड पर किसी भी तरह की अनाउंसमेंट, वार्निंग या फिर किसी तरह की कंपनी ने कोई बात डिक्लेयर की है तो वो लिखी जाती है, तो उसे हम नोटिस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 27वें का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न दिया है 28वां। डिस्कशन मीन्स, डिस्कशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। डिस्कशन का मतलब होता है टॉक अबाउट ए टॉपिक इन डिटेल। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, बाकी के ऑप्शंस को आप मत देखिएगा।